जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं राहुल कुमार आपका एग्जाम वीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली है समास की रहने वाली है। हिंदी में मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड करा दी है वर्णमाला। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है दोस्तों तो जाइए और क्लास को देखिए, बहुत ही शानदार क्लास है। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों मैंने उसके अंदर कराए हैं। अब ये समास की क्लास है, इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा, कितने प्रकार के समास होते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समास है, और डेफिनेशन सहित बताऊंगा, और उसके बाद में हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, समास की क्लास है आपकी। समास कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सम प्लस मास। ठीक है भाई, समास का मतलब होता है सम प्लस मास, संक्षिप्त वितरण। देखिए समास कितने प्रकार का होता है। समास की अगर बात करी जाए तो 6 प्रकार का आपका समास होता है। देखिए आपके जो सिलेबस में है 6 प्रकार का समास दिया हुआ है, जिसमें नत्र समास भी तत्पुरुष समास के अंदर ही आता है। बाकी और जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आरओ, एआरओ, एसएससी, जीडी, हर एग्जाम के अंदर हिंदी में समास टॉपिक आता है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अव्ययीभाव समास। पहले नंबर पे है दोस्तों अव्ययीभाव समास। अब दूसरे नंबर पे देखिए, पहले नंबर पे अव्ययीभाव समास होगा, देखिए पहले नंबर पे आपका अव्ययीभाव समास होगा, और दूसरे नंबर पे होता है आपका तत्पुरुष समास। समास टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए अव्ययीभाव समास पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर होता है दोस्तों, दूसरे नंबर पर होता है तत्पुरुष समास। कौन सा होता है भाई? तत्पुरुष समास। अब तीसरे नंबर पर होता है कर्मधारय समास और द्विगु समास, जहां पर क्या होती है भाई? गिनती का जिक्र होता है। द्वंद्व समास, जहां पर हाइपन से पहचान होती है। बहुव्रीहि समास, जो किसी एक होता है उत्तर पद और पूर्व पद। ठीक है, इसी के आधार पर हम बताएंगे जो दूसरे की ओर संकेत करे। ठीक है, बहुव्रीहि समास होता है। अब एक एक की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या क्या चीज है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या है भाई? देखिए इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि पदों की प्रधानता के अनुसार समास को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे पूर्व पद प्रधान, जिसमें पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है, वो क्या है भाई? अव्ययीभाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है। अगर मैं उत्तर पद प्रधान की बात करूं, देखो उत्तर पद प्रधान की बात करूं तो इसमें तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है और कर्मधारय समास होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें होता है आपका द्वंद्व समास, और दोनों पद अप्रधान, इसमें कोई सा भी पद अप्रधान नहीं होता है, क्योंकि किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। ये होता है बहुव्रीहि समास, इसमें अन्य तीसरा अर्थ निकलता है या तीसरा पद प्रधान होता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अव्ययीभाव समास की। देखिए अव्ययीभाव समास है क्या भाई? अगर मैं अव्ययीभाव समास की बात करूं, देखिए अव्ययीभाव समास की बात करते हैं, जिसमें पहला पद क्या होता है भाई? पहला पद, देखो जिसमें पूर्व पद बोले तो पहला पद, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद जिस समास में पूर्व पद पहला पद अव्यय तथा प्रधान या उपसर्ग हो। देखिए प्रधान या उपसर्ग, इसका मतलब क्या भाई? प्रधान या उपसर्ग, इसमें पहला पद क्या होगा भाई? प्रधान होगा या उपसर्ग होगा। उपसर्ग क्या होता है भाई? देखिए उपसर्ग की अगर मैं बात करता हूं तो आपने देखा होगा उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के शुरू में लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पद जो होगा क्या होगा आपका? प्रधान होगा। अव्यय तथा प्रधान हो, प्रधान का मतलब उपसर्ग हो। ठीक है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्यय वह पद होता है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्रिया विशेषण देखिए विशेषण क्या भी? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह विशेषण है। लेकिन क्रिया विशेषण क्या है भाई? जो विशेषण की विशेषता बताए वह है क्रिया। ठीक है, वह क्या दोस्तों? क्रिया। आगे देख लेते हैं भाई। देखिए पहचान का नियम, जहां वाक्य में पहला पद जब आ जुड़े, कहीं आ जुड़े, अनु जुड़े, भर जुड़े, प्रति जुड़े, यथा जुड़े, हर जुड़े आदि हो, तो वह क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। देखिए इसमें पहला पद है पूर्व पद, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो ध्यान रखना है पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। इसमें दोस्तों क्या है भाई? पहला पद क्या है आपका? पूर्व पद, और दूसरा पद क्या है? उत्तर पद। देखिए स्थान है भाई, स्थान के अंदर मैंने यथा जोड़ दिया, यथा, तो ये हो गया यथा स्थान। यथा स्थान ऐसा है जिसमें स्थान में क्या जुड़ा हुआ है? यथा जुड़ा हुआ है, यथा स्थान। देखिए स्थान बिल्कुल एक शब्द है और उसका अपना अर्थ भी होता है। यथान में आपने यथा जोड़ा तो ये हो गया यथा स्थान। अब इसमें यथा जो है वो क्या है भाई? पहला पद प्रधान है।
पहला पद क्या है दोस्तों, प्रधान, ये उपसर्ग है। स्थान में यथा उपसर्ग है, क्या है दोस्तों, उपसर्ग। अव्यय तथा प्रधान हो, अव्यय तथा क्या हो, प्रधान हो, ठीक है, क्या कहलाता है, अव्ययभाव समास। अब इसका मतलब क्या होता है, स्थान के अनुसार। दूसरा क्या है, यथा समय, यथा समय, देखो इसमें समय में आपने यथा जोड़ दिया, समय के अनुसार, समय के अनुसार, समय में यथा जुड़ा हुआ, तो ये क्या है आपका उपसर्ग है, क्या है भाई, ये उपसर्ग या प्रधान, ठीक है। अब दिन है भाई, देखिए दिन, रोज, दिन है, दिन, दिन एक शब्द है, डेली, अगर हमने प्रति जोड़ दिया तो ये दिन की विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा भाई, दिन की। तो ये प्रति क्या है, एक मिनट, तो ये प्रति क्या है भाई, देखो प्रति, प्रति क्या है अपना, प्रति है आपका प्रधान शब्द, प्रति है प्रधान शब्द, उपसर्ग शब्द। अब कूल, ठीक है भाई, कूल, प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल। अब देखिए प्रतिकूल का मतलब होता है इच्छा के विरुद्ध, अपोजिट, क्या होता है, अपोजिट। अब देखिए जीवन, जीवन में आपने आ जोड़ा, जीवन में क्या जोड़ा भाई, आ, जीवन एक शब्द है, ठीक है भाई, जीवन, मरण, जीवन शब्द है, अब जीवन में आ जोड़ दिया। तो जहां भी ये वाले शब्द जुड़े हुए मिले, जहां भी ये शब्द आपको उपसर्ग के रूप में मिले, उपसर्ग के रूप में मिले, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर अव्ययभाव समास है, ठीक है। जैसे आजीवन, आजीवन, ठीक है, अनु, अनु, ठीक है, उसके बाद में भर पेट, प्रतिदिन, ये सब जब भी आपको देखने के लिए मिले, आ मिले, अनु मिले, भर मिले, प्रति मिले, यथा मिले, हर मिले, जब भी आपको दोस्तों ये शब्द देखने के लिए मिले, तो आप अव्ययभाव समास की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए एडवर्बियल कंपाउंड, इसके इंग्लिश नाम से देख लेता हूं मैं, एडवर्बियल कंपाउंड। एडवर्ब एक होता है, एडजेक्टिव एक होता है दोस्तों, एडवर्ब, ठीक है भाई। एडजेक्टिव क्या होता है भाई, जो क्वालिफाई करता है नाउन एंड प्रोनाउन को, लेकिन एडवर्ब क्या होता है भाई, जो क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, जो क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को। जैसे उसने जैसे वह सुंदर है, वह सुंदर है, अब मैंने सुंदर बोला भाई, सुंदर है, वह व्यक्ति सुंदर है, या रमेश सुंदर है, ठीक है। तो सुंदर क्या है यहाँ पर, सुंदर है आपका एडजेक्टिव। सुंदर क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव, जिसे बोलते हैं विशेषण, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, विशेषण। अगर मैं बोलूं वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो गया, क्रिया विशेषण, क्योंकि इसने विशेषता बताई विशेषण की, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, देखिए तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं, देखिए तत्पुरुष समास क्या है भाई। जिस समास के अंदर क्या होता है, जिस समास के अंदर, तत्पुरुष समास के अंदर, एक मिनट देखो यही रंग ले लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद अप्रधान हो और उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान हो। पहला वाला पद क्या होना चाहिए, पहला वाला पद होना चाहिए अप्रधान, ठीक है, पहला वाला पद होना चाहिए अप्रधान, लेकिन बाद वाला जो पद है, उत्तर पद जिसे बोलते हैं, बाद वाला पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। इसमें दोनों पक्षों के बीच कारक का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध में पर, हे हरि आदि। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। कारक क्या होते हैं भाई, कारक आपके, ठीक है दोस्तों, 7 होते हैं, लेकिन 6 का जिक्र होता है। कितने का जिक्र होता है भाई, 6 का, क्योंकि साथ में होता है हे अरे, हे अरे आदि, ठीक है। देखिए अगर मैं तत्पुरुष समास की बात करूं तो यहाँ पर क्या होते हैं भाई, यहाँ पर कारक का लोप होता है, कारक का, कारक का। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, कर्ता ने, यहाँ पर आपका जो ने होता है उसका लोप होता है, ने नहीं होता है इसमें। बाकी 6 के 6 कारक आपके यहाँ छिपे हुए होते हैं। देखिए इसमें क्या भाई, पहला वाला पद आपका अप्रधान है, लेकिन दूसरा वाला पद जो उत्तर पद है वो क्या भी प्रधान है, वो क्या दोस्तों, प्रधान। और प्रधान का मतलब होता है यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेटिव कंपाउंड है, ठीक है, डिटर्मिनेटिव, सही। उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान है, प्रधान का मतलब वही है दोस्तों, प्रधान का मतलब आप समझ सकते हैं एडवर्बियल कंपाउंड, एडवर्बियल कंपाउंड। दूसरा वाला जो पद होगा वो आपका एक तरीके से, देखो जो शब्द के शुरू में जुड़ता है वो तो उपसर्ग है, और जो बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय है। तो इसमें आपको ये देखना है कि जुड़ा हुआ कौन सा है, जुड़ा हुआ कौन सा है। जैसे हम अक्षर को देखने के बाद में पता लगाएंगे कि क्या है। यहाँ पर सबसे पहले कर्म, देखिए कर्म का लोप है, कर्ता ने कर्म को, इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है भाई। कर्म की क्या होती है, को, जैसे मतदाता, मतदाता भाई, मतदाता। तो देखिए इसमें मत था भाई, इसमें मत तो आपका प्रधान नहीं है, लेकिन दाता प्रधान है दोस्तों। क्या अभी दाता
प्रधान है, दाता प्रधान है। मत वोट होता है दाता देने वाला, तो दाता प्रधान है नहीं है दाता प्रधान, तो इसका मतलब मत को देने वाला। तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने पहली विभक्ति तो नहीं होती है लेकिन दूसरी वाली विभक्ति से स्टार्ट होती है। मतदाता मत को देने वाला। देखिए गिरह कट, तो इसमें कट गृह कट है भाई, गृह कट का मतलब होता है रास्ता काटने वाला, गृह को काटने वाला, गृह को काटने वाला। ठीक है दोस्तों, गृह को काटने वाला। एक मिनट को देखिए ग्रामगत, इसमें क्या है भाई, ग्राम को गया हुआ, गत बोले तो गया हुआ, गत बोले तो गया हुआ, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। देखिए प्राप्त है नहीं है भाई, किसे, यश को प्राप्त। तो इसमें को विभक्ति का लोप रहता है। किसका लोप रहता है भाई, को विभक्ति का लोप रहता है। आपको ध्यान रखना है किसका लोप रहता है, को विभक्ति का लोप। आगे चलते हैं भाई, देखिए अब कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए करण से, कर्ता ने, इसमें ने वाली विभक्ति तो नहीं होती है। कर्ता ने कर्म को, ये को का लोप रहता है पहली वाली में। ठीक है, करण से यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष में क्या भाई, जहां पर से विभक्ति का लोप रहे। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ण वाली विभक्ति का लोप रहे, और कर्ण वाली का होता है से। कर्ण वाली का क्या मतलब होता है भाई, से। अब देखिए जन्मजात भाई, बोलते हैं भाई ये इंसान तो बहुत टैलेंटेड है और इनबोर्न है, जन्मजाति, इसके अंदर ये खूबियां हैं। ठीक है, जन्मजाति ये बहुत ज्यादा, ऐसा समझ लीजिए बहुत ज्यादा गुणों का रखने वाला है। तो यहाँ पर जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्मजात का मतलब होता है जन्म से उत्पन्न। ठीक है, मुंह मांगा का मतलब वही मुंह से मांगा, मुंह मांगा मतलब मुंह से मांगा। ठीक है, गुणहीन, गुणों से हीन, गुणहीन का मतलब गुणों से हीन। शोकाकुल, शोक से आकुल, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, देखो ये से। ठीक है, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। सराहत, सर से आहत, सर बोले बाण, सर क्या भाई, बाण। मन चाहा, मन से चाहा, किससे चाहा भाई, मन चाहा। भयाकुल, भय से आकुल। ठीक है, तो ये शब्द जितने भी दिए होते हैं इसमें से विभक्ति का लोप रहेगा। आप जब भी इसका एक तरीके से एक्सपेंड करोगे, इसका प्रसार करोगे, विग्रह करोगे, तो आपको इसका जो अर्थ मिलेगा जिसमें से विभक्ति का लोप होगा। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, से विभक्ति का लोप है नहीं है भाई। बाकी देखिए मुंह मांगा, मुंह से मांगा। ठीक है, गुणहीन, गुणों से हीन। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि तत्पुरुष जो समास होता है इसमें जो विभक्ति होती है उनका लोप होता है, ने वाली विभक्ति का लोप नहीं होता। बाकी कर्ता ने नहीं होगा, कर्म को करण से, इन सबका बाकी जितनी भी है सबका लोप होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए अगला वाला संप्रदान तत्पुरुष। देखिए संप्रदान तत्पुरुष का होता है चौथी विभक्ति है। संप्रदान तत्पुरुष कौन सी है दोस्तों, चौथी विभक्ति है। ठीक है, चौथी है, जहां पर के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। संप्रदान का मतलब होता है को के लिए। ठीक है भाई, के लिए। अब संप्रदान, इसमें के लिए का वो होता है एक तरीके से लोप होता है, जिसमें हथकड़ी, हथकड़ी देखिए कड़ी है ये, कड़ी। इसमें दूसरा वाला जो पद है वो प्रधान है भाई, पहला वाला पद प्रधान नहीं होता, लेकिन इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कड़ी, हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। सत्याग्रह, देखिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, आग्रह करना भाई, सत्य के लिए आग्रह करो आप। जैसे आपने देखा होगा सत्याग्रह आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी द्वारा। उन्होंने क्या करा था भाई, अच्छाई के लिए, सत्य के लिए। उस टाइम अनुनय विनय की राजनीति चलती थी। हम लोग, भारतीय लोग जो थे भाई, जो नरम दन वाले थे और गरम दन वाले एक तरीके से बिल्कुल ऑन द स्पॉट बात करते थे। बोला या तो अगर मानते हैं बात तो ठीक है, वरना डंडे की भाषा या गोले की भाषा समझाओ। और बाकी लोग अनुनय विनय की राजनीति में विश्वास करते थे, गांधी जी जो नरम दन वाले थे। अब देखिए यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तो देखिए इसमें के लिए जो है ना, के लिए क्या है, के लिए विभक्ति का लोप है। और ये क्या होता है, के लिए विभक्ति का लोप क्या होता है, संप्रदान कारक। क्या होता है ये, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक को के लिए। अब आगे देख लेते हैं अभी। देखिए अपादान, अपादान है पंचमी तत्पुरुष, पंचमी है। देखिए से, यहाँ भी से, यहाँ भी देखो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से पृथक होना, अपादान से पृथक होना। जैसा समझ लीजिए भाई, कोई फल गिरा, पेड़ से गिरा
तो वहां से का मतलब है पृथक होना, वहां से क्या मतलब दोस्तों, से का मतलब पृथक होना, लेकिन कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन उसका मतलब था जुड़ना, लेकिन यहाँ पर क्या भाई पृथक होना। पृथक होना ये देखिए, से का मतलब है अलग होने का भाव, यहाँ पर अलग होने का सेंस होता है। जैसे धनहीन, भाई हीन है, ठीक है, तो धन से हीन, धन से हीन, भाई धनहीन, धन तो है लेकिन हीन है, क्या भाई हीन, धन से हीन है। तो यहाँ पर देखिए एक तरीके से धन है ही नहीं इसके अंदर, इसके पास में धन है ही नहीं। दूसरा देखिए भयभीत, भय से भीत, भय से भीत, तो यहाँ पर जो है ना भय से डरा हुआ है, भय से क्या है भाई डरा हुआ, भय है लेकिन डरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो निगेटिव हैं और ये बताते हैं कि भाई इसके पास में वो चीज़ है ही नहीं, उन चीज़ों से दूर है, ठीक है। तो पांचवें जो तत्पुरुष है उसे कहते हैं अपादान। अपादान का मतलब होता है से अलग होने का सेंस, ठीक है भाई, पृथक, आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं भाई, गुणहीन, गुणों से हीन। आगे देखिए भाई संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष क्या भाई, छठी है ये, संबंध तत्पुरुष है दोस्तों छठी, इसका मतलब होता का, की, के, इसमें का, की, के का लोप होता है। देखिए छठी तत्पुरुष कौन सा भाई, छठा है संबंध कारक, का, की, के, इसका लोप होता है। अब देखिए प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या, दिन की चर्या, भारत रत्न, भारत का रत्न, भूदान, भूमि का दान, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। अब देखिए मैं सारे के सारे, एक और है अधिकरण, अधिकरण जिसे बोलते हैं सप्तमी तत्पुरुष, इसका मतलब होता है में पर का लोप होता है। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, नीति निपुण, इसका मतलब क्या है, नीति में निपुण। दूसरा क्या है, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, पर्वतारोहण, पर्वत पर, पर्वत पर आरोहण, ठीक है भाई, जल, जल में जन्मा। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, को या के लिए देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से, अपादान से, यहां पे पृथक होना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध, एक मिनट देख लेते हैं, देखिए क्या हुआ, एक मिनट रुको दोस्तों, क्या हुआ, बोर्ड का क्या हुआ, ओहो, देखिए संबंध काकी के लिए, काकी के लिए, देखिए संबंध, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से पृथक, संबंध काकी के लिए, अधिकरण में पर, संबंध का की के लिए, ठीक है, अधिकरण में पर, अधिकरण का मतलब होता है में पर, अधिकरण का मतलब होता है दोस्तों में पर, ठीक है, ये होते हैं आपके भाई, 7 हैं आपके, 7 विभक्ति होती हैं जिसमें कर्ता ने नहीं होता है, इसमें कर्ता ने नहीं होता है, बाकी सारे के सारे होते हैं, ठीक है भाई। ये आपकी 6 की 6 विभक्तियों का लोप होता है तत्पुरुष समास के अंदर। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए यहाँ से अलग सेंस देता है, और संप्रदान को के लिए अपादान से पृथक होना, ठीक है भाई, हटना उस चीज से, अपादान से पृथक होना, संबंध का की के, ठीक है, अधिकरण में पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, कुल मिलाकर 7 होती हैं, लेकिन ने वाला नहीं होता, बाकी 6 विभक्तियों का आपका लोप होता है तत्पुरुष समास के अंदर। और तत्पुरुष समास ये कहता है कि इसमें पहला पद प्रधान नहीं है, जो उत्तर पद है वो प्रधान है। उत्तर पद क्या है दोस्तों, प्रधान। अब आगे देख लेते हैं भाई तत्पुरुष समास के उपभेद। यहाँ पर तत्पुरुष समास के जो है ना कुछ उपभेद भी हैं, जैसे आपने सुना होगा नत्र तत्पुरुष समास। नत्र तत्पुरुष समास क्या कहलाता है अभी, देखिए नत्र तत्पुरुष समास की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर नत्र तत्पुरुष समास क्या है, देखिए नत्र तत्पुरुष समास कहता है जिसमें न पूर्व पद में, जिसमें निगेटिव निषेध सूचक शब्दों का प्रयोग हो।
जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हो उसे नत्र नत्र तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है आर में, ठीक है, ध्यान रखना आपको। नत्र तत्पुरुष समास क्या होता है, जहां पर नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हो उसे नत्र तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें ए, अन, गैर, ना आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे ए, ठीक है भाई, अन, गैर, ना। जैसे भाई सभ्य है, सभ्य एक तरीके से सभ्य है, सभ्य शब्द है, इंसान जेंटिल है, लेकिन अगर उसके आगे ए लगा दिया तो निगेटिव हो गया, नहीं, इसका मतलब वो सभ्य नहीं है। तो असभ्य है, सभ्य में ए लगने से नत्र तत्पुरुष हो गया। यह अब भी तत्पुरुष ही है, लेकिन अगर तत्पुरुष के उपभेद की बात कर लेता है तो कौन सा है, ठीक है, क्योंकि भाई आपके तत्पुरुष भी 6 प्रकार का है, अब इसमें नत्र तत्पुरुष भी एक है। जैसे ना पसंद, भाई पसंद में मैंने ना लगा दिया, ठीक है, ना पसंद। बाजी, बाजी में मैंने गैर लगा दिया, देखिए इसमें गैर भी जुड़ा हुआ है, अन भी जुड़ा हुआ है, आ भी जुड़ा हुआ है। असंभव, ए जोड़ दिया, निष्ठ में ए जोड़ दिया। उपपद तत्पुरुष, देखिए उपपद तत्पुरुष क्या कहलाता है, ऐसा समास जिसका उत्तरपद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, अभी इसमें उत्तरपद, जो पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद, ठीक है, जिसका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है। इसमें जो उत्तर पद होता है वो आपका प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, स्वतंत्र नहीं होता है ये। देखिए स्वतंत्र नहीं है ये, इसमें जो उत्तर पद है आपका वो स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे चर, चर, यहाँ पर चर का कोई सेंस नहीं है दोस्तों। उत्तर पद जिसमें आपका जो उत्तर पद है वो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता है, वो किसके रूप में प्रयोग होता है भाई, प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है। प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग जो पहले जुड़ते हैं, ठीक है। नवचर, आकाश में टहलने वाला, नव में विचरण करने वाला। स्वर्णकार, देखिए स्वर्ण शब्द है, लेकिन कार, यहाँ पर कार जो है ना अपना सेंस नहीं रखता है कोई भी, जैसे कार का मतलब वाहन होता है, ठीक है भाई। स्वर्ण, सोने का काम करने वाला, जैसे कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला, ठीक है भाई। अब आगे बात कर लेते हैं, देखिए ये लुप्त पद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष, देखिए लुप्त पद तत्पुरुष में बात कर लेते हैं कि लुप्त पद तत्पुरुष है क्या। देखो लुप्त पद तत्पुरुष क्या दोस्तों, अगर हम लुप्त पद तत्पुरुष की बात करते हैं, देखिए जिस समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो तब उसका सामसिक पद बने तो वह लुप्त पद तत्पुरुष कहलाता है। जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो, जिसमें अगर कोई भी कारक चिन्ह है वो अकेला खुद लुप्त नहीं होता, जिसमें पूरे पद को ले जाए वो, भाई वो खुद लुप्त नहीं होगा, पूरे पद को लेकर लुप्त होगा, तब उसे कहते हैं दोस्तों लुप्त पद तत्पुरुष। इसका नाम ये लुप्त पद तत्पुरुष, जिसमें कोई भी कारक चिन्ह अकेला स्वतंत्र रूप से लुप्त न होकर पूरे को लुप्त कर ले। जैसे भाई ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, ठीक है भाई। अब पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। जलपोत, जल पर चलने वाला पोत, जल पर चलने वाला पोत। अब देखिए आप समास, देखिए इसकी परिभाषा एक बार और देखिए अगर आपको डाउट है तो। किसी भी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो जाए, पूरे पद के साथ में ही लुप्त हो जाए, तब क्या कहलाता है भाई, उसका सामसिक पद लुप्त पद कहलाता है। जैसे आपने देखा भाई इसमें ऊंट गाड़ी थी, ऊंट गाड़ी है तो इसमें ऊंट ही गायब हो गया हमारा, गाड़ी तो है भाई, गाड़ी है ऊंट नहीं है, ठीक है भाई। अब पवन चक्की, पवन चक्की, चक्की है, पवन गायब है, ये चक्की वो है जो पवन से चलती है, इसमें पवन भी गायब हो गया है, ठीक है। वन मानुष, है तो मानुष लेकिन वन गायब है, ठीक है, वन में रहने वाला मनुष्य। तो आ गया अलुक तत्पुरुष, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में उपस्थित हो तो वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे मृत्युंजय, देखिए मृत्युंजय में पहले शब्द मृत्यु में संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति में उपस्थित है, ठीक है भाई। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में युधि, युद्ध में क्या है भाई युधि। इसमें क्या है भाई अलुक तत्पुरुष में जिस समास में पहले शब्द के बाद वाला, पहले शब्द के जो बाद वाला कारक चिन्ह होता है किसी न किसी रूप में उपस्थित हो वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे मृत्युंजय, मृत्युंजय है ये, मृत्युंजय में पहले शब्द मृत्युम, मृत्युम में संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति में उपस्थित है, ठीक है, आप देख सकते हैं। युधिष्ठिर, युद्ध में युद्धि। धनंजय, धन कुबेर को जय करने वाला। बाकी देखिए नत्र समास जो है वो 4 प्रकार का है, बहुत सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है, इसे आपको 2-3 बार पढ़ने की दोस्तों जरूरत है। अब आगे देख लेते हैं कर्म, क्या देख लेते हैं भाई, कर्म धार्य, क्या देख लेते हैं दोस्तों, कर्म धार्य।
कर्मधारय, कर्मधारय क्या कहता है भाई, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है, अपोजिशनल कंपाउंड कहलाता है। देखिए ये इसकी जो डेफिनेशन है आप समझने का प्रयास कीजिए। जिस समास के अंदर क्या होगा भाई, उत्तर पद प्रधान हो, जो दूसरा पद होगा वो प्रधान होगा भाई, दूसरा पद क्या होगा दोस्तों, प्रधान होगा, और पहले पद में, पूर्व पद में और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य, विशेषण विशेष्य क्या है, देखिए विशेषण का मतलब होता है जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष्य का मतलब होता है जिसकी क्वालिफिकेशन, जिसे क्वालिफाई किया जाता है वो शब्द, ठीक है भाई। और विशेषण का मतलब होता है जिन शब्दों से किया जाता है, जैसे अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, ठीक है, कर्मधारय समास कहलाता है। अब अगर मैं इसका विग्रह करूंगा तो दोनों पद पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य में के समान आदि उपस्थित होते हैं, जैसे काली मिर्च, काली मिर्च, देखिए मिर्च की विशेषता बताई गई, मिर्च कैसी है भाई, काली है। तो इसमें क्या है भाई दोस्तों, देखिए इसमें उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद क्या है भाई, प्रधान, तो मिर्ची तो प्रधान है, इसमें भाई मैन जो है वो मिर्च है ना कि काली, इसके अंदर मैन मिर्च है ना कि काली। तो मिर्च कैसी है भाई, काली, तो मिर्च की विशेषता बताई है नहीं है, विशेषण विशेष्य है, मिर्च की विशेषता बताइए तो मिर्च क्या विशेष्य है, काली क्या भी विशेषण, मिर्च है जो काली। अब देखिए नील कमल, कमल कैसा भी, नीला है, कमल कैसा दोस्तों, नीला, कमल कैसा दोस्तों, नीला। तो आप समझते हैं कमल की विशेषता किसने बताई है, नीले ने बताई है। तो ये क्या है हमारा कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद, जिसमें उत्तर पद क्या होना चाहिए, प्रधान, जिसमें उत्तर पद प्रधान होना चाहिए और बाकी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय जैसे संबंध हो। विशेषण विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य, और जिन शब्दों से उसे क्वालिफाई किया जाता है, उसकी विशेषता बताई जाती है, उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है भाई। जैसे राम सुंदर है, राम सुंदर है भाई, राम क्या विशेष्य है, राम क्या दोस्तों विशेष्य, लेकिन सुंदर क्या विशेषण, राम क्या है विशेष्य, क्योंकि राम की विशेषता बताई गई है, लेकिन सुंदर क्या विशेषण। अब आगे बात कर लेते हैं द्विवीय समास। देखिए द्विवीय समास की एक ही पहचान है, जहां पर यहाँ पर गै है भाई, गै से का मतलब होता है गणना, गै से का मतलब होता है गणना, या गै से मतलब होता है गिनती, जहां पर गिनती का जिक्र हो, जिस समाज में उत्तर पद प्रधान हो भाई, इसमें आपका जो उत्तर पद है वो प्रधान होगा, क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, और पहला वाला जो होगा वो संख्यावाचक हो, क्या हो भाई, पहला वाला संख्यावाचक हो, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पहला वाला संख्यावाचक होता है, तो क्या कहलाता है, ये द्विगु समास कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है ये द्विगु समास, ठीक है। जैसे नवरत्न, तो इसमें उत्तर पद रत्न है, ये वाला रत्न प्रधान है, और नव का मतलब नौ रत्नों का समूह। देखिए सप्तदीप, तो दीप आपका प्रधान है भाई, उत्तर पद प्रधान है, और सप्त का मतलब 7 दीपों का समूह, मंजिल प्रधान है लेकिन 7 मंजिल, सप्ताह है, ठीक है भाई, 7 दिनों का समूह। तो इसमें आपका जो ये है आहा, ठीक है, ये क्या है भाई प्रधान, बाकी सब 7 हैं। सिंधु, सप्त सिंधु, 7 सिंधु सागर का समूह। तो आप समझिए इसमें उत्तर पद जो होता है, बाद वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है, लेकिन पहला वाला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, क्या होता है दोस्तों, संख्यावाचक। तो द्विगु समास की पहचान करना तो बहुत सिंपल है। अब आगे चलते हैं भाई दोस्तों, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास का मतलब क्या है भाई, द्वंद्व समास का एक ही मतलब होता है जहां पर हाइपन और लगा होता है, जहां पर हाइपन का सेंस जो है छुपा हुआ होता है। जैसे भाई इसमें दोनों पद, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान होते हैं, इसमें कोई सा भी ऐसा पद नहीं है जो प्रधान ना हो, दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है, दोनों प्रधान है, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। और देखिए दोनों का अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ठीक है, और उनके मध्य जो योजक चिन्ह होते हैं, जिसे मैंने बोला था हाइपन इंग्लिश में, उसे बोलते हैं हिंदी में योजक चिन्ह, योजक शब्द, संयोजक शब्द, जैसे और एवं या अथवा का लोप होता है, ठीक है भाई, इसे संयोजक शब्द बोलते हैं, जिसे मैंने इंग्लिश में आपको हाइपन बोला था, ठीक है भाई, हाइपन इसका मतलब ये भी होता है, इसे योजक चिन्ह बोलते हैं, संयोजक चिन्ह क्या बोलते हैं भाई, इसे संयोजक क्या बोलते हैं भाई, संयोजक, ठीक है भाई, संयोजक जो कि जोड़ने का काम करता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, देखो और है इसमें छिपा हुआ, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो ये बहुत सिंपल है। और ध्यान रखना है कि इसमें दोनों के दोनों प्रधान होते हैं, पहला पद भी प्रधान और बाद वाला पद भी प्रधान। अब आगे देख लेते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, देखिए अगर मैं बहुव्रीहि समास की बात करूं, जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान और न ही उत्तर पद प्रधान, इसमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही बाद वाला पद प्रधान होता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास होता है, लेकिन इसमें अन्य पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास है एट्रीब्यूटिव कंपाउंड, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, अर्थात
भगवान, ठीक है, अर्थात कोई साध्य पुरुष जैसे गौतम बुद्ध या फिर आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है भाई। अब नीलकंठ, नील है जो कंठ, लंबोदर लंबा उदर, गिरिधर गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है भाई, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण भगवान, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना है आपको, गिरि, गिरि बोले तो चक्र, लंबोदर लंबा है पेट जिसका, तो गणेश जी के बारे में बात बोला, नीलकंठ नीला है गला जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, ये तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो एक बार देखिए मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज्यादा, देखिए पहले पेज में सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे जो ना सब कुछ जानने के बाद भी आप प्रश्न को गलत कर सकते हैं। किस तरीके से गलत कर सकते हैं, देखिए मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि आप किस तरीके से प्रश्न को गलत कर सकते हैं अगर आप सब कुछ भी जानते हैं तो भी, ठीक है भाई। देखिए मैंने बोला था पदों की प्रधानता के आधार पर, यहां से पूछा जाता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर ये जो ना कितने प्रकार के होते हैं समास, तो जिसमें पहला पद प्रधान है पूर्व पद प्रधान, जिसमें पहला पद प्रधान है पूर्व पद प्रधान, जिसमें उत्तर पद प्रधान है दूसरा पद वाला पद प्रधान, और जिसमें दोनों प्रधान है और जिसमें कोई भी प्रधान नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको, ऐसा पद जिसमें कोई भी प्रधान नहीं है वो बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि ये किसी तीसरे की ओर इशारा करता है, ये किसी तीसरे की ओर दोस्तों इशारा करता है। अब द्वंद्व समास क्या है भाई, द्वंद्व समास का मतलब होता है हाइपन, हाइपन जिसमें संयोजक चिन्हों का एक तरीके से आपको प्रदर्शित होते हैं और उनमें और या अथवा ऐसे जो शब्द हैं वो उनका लोप होता है। बाकी देखिए उत्तर पद प्रधान, भाई उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद का मतलब होता है बाकी, उत्तर पद तत्पुरुष में द्विगु में क्रमधार में, देखिए तत्पुरुष समास में द्विगु में और क्रमधार में क्या होते हैं भाई, आपके उत्तर पद प्रधान होते हैं। उत्तर पद क्या होते हैं दोस्तों, प्रधान। अब देखिए पहला वाला है अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला वाला ही क्या होता है, प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। तो आपको ध्यान रखना पूर्व पद में एक है अव्ययीभाव समास और किसी नहीं में कोई भी नहीं, उसमें क्या है बहुव्रीहि समास, और दोनों पद प्रधान है द्वंद्व समास में, क्योंकि द्वंद्व समास का मतलब होता है गिनती, द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है, सॉरी द्वंद्व नहीं हाइपन, द्वंद्व समास का मतलब होता है हाइपन, हाइपन जब है तो दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। तो बहुत सिंपल है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन से समास का पूर्व पद प्रधान होता है, यह भी पूछा जा सकता है, कौन से समास में दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, और ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दोस्तों देखिए आज की जो क्लास रही थी वो, जिसमें इस क्लास के अंदर मैंने आपको प्रत्येक समास की डेफिनेशन के बारे में बताया है, ठीक है, और एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बताया है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो जो रहेगी आपकी PQRS की रहेगी। दोस्तों मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद जय भारत।